जय हिंद। देखिए, हमारी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है चोरी डकैती लूट और जबरन वसूली के लिए। आज हमारी क्लास है दंगा और बलवा से संबंधित, यानी रॉयट एंड एफ्रे क्या है। तो देखिए, यदि समाज में आप किसी प्रकार की अशांति फैलाते हैं या समाज में चल रही सौहार्द को बिगाड़ देते हैं तो यह कानून की नजर में एक अपराध है। यानी समाज की शांति व्यवस्था को बिगाड़ना ही अपराध है। और इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो बलवा के माध्यम से यानी बड़े रूप में, या तो दंगा के माध्यम से यानी छोटे रूप में। आज हम इन्हीं दंगा और बलवा के बारे में चर्चा करेंगे। बीएनएस की अध्याय 11 में लोक शांति की चर्चा की गई है। लोक शांति को भंग करना कानूनन अपराध है और यह दो प्रकार से हो सकता है। यानी समाज की अशांति को आप दो प्रकार से भंग कर सकते हैं, पहला बलवा और दूसरा दंगा। तो पहले हम दंगा समझते हैं। यह छोटा रूप है और यह बड़ा रूप है। दंगा की चर्चा बीएनएस की धारा 194 में है। जब दो या अधिक लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर हिंसा करते हैं या शांति भंग करते हैं तो उसे हम दंगा कहते हैं। मतलब इसमें तीन शर्तें याद रखनी है। पहला, कम से कम दो लोग होना अनिवार्य है दंगा के लिए। दूसरा, सार्वजनिक स्थान होना अनिवार्य है। दंगा निजी स्थान के लिए नहीं लागू होता है, दंगा के लिए सार्वजनिक स्थान होना अनिवार्य है। तीसरा, वहां लोक अशांति बढ़े यानी कि लोक शांति भंग हो जाए तभी हम दंगा कहेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे दो लोग, एक आदमी ऑटो में सफर कर रहा था, बाजार में जाकर उतरा, लेकिन उन दोनों के बीच में किराए को लेकर बहस हो गई, थोड़ा बहुत मारपीट हो गई। इसे हम दंगा कहेंगे क्योंकि इसमें दो लोग हैं, पहली बात। दूसरा, सार्वजनिक स्थान है। तीसरा, इन्होंने अपने आप में ही लड़के उधर समाज में अशांति फैला दी, बाजार में अशांति फैला दी, इसीलिए इसे हम दंगा कहेंगे। तो उन दोनों के लड़ने से उनका उद्देश्य पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना नहीं है, पर उन दोनों के सार्वजनिक स्थान पर लड़ने से आखिर लोक शांति भंग हो गई या नहीं हो गई, इसीलिए यह कानूनन अपराध है। वहां आसपास में अव्यवस्था फैलाई आपने, इसीलिए आप बीएनएस की धारा 194 के तहत दंडनीय है। फिर इसके बाद देखिएगा बलवा। बलवा को इंग्लिश में रॉयट कहते हैं। लोग दंगा को रॉयट कह देते हैं, जबकि ये गलत है। दंगा को इंग्लिश में एफ्रे कहते हैं और बलवा को इंग्लिश में रॉयट कहते हैं। बलवा की चर्चा बीएनएस की धारा 191 में की गई है। इसके लिए भी तीन शर्तें अनिवार्य हैं। जब 5 या उससे अधिक लोग किसी निजी या सार्वजनिक स्थान पर गैर कानूनी या हिंसक कार्य को करने के लिए इकट्ठा होते हैं या उस कार्य को करते हैं तो उसे हम बलवा कहते हैं। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें मिनिमम 5 लोग होना अनिवार्य है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 लोग होना ही चाहिए। इसमें स्थान कैसा हो सकता है? निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। जबकि ध्यान दीजिएगा कि दंगा में सिर्फ सार्वजनिक स्थान का ही मान्यता है, निजी स्थान का मान्यता नहीं है। जबकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों स्थान हो सकते हैं। गैर कानूनी और हिंसक कार्य करते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा शांति को भंग किया जाता है। जबकि इसमें 5 या अधिक लोग हैं तो वह ज्यादा बड़ा गैर कानूनी और हिंसक कार्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं या उस कार्य को करते हैं, उसे हम बलवा कहते हैं। आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि किसी बाजार में सब्जी वालों की दुकान चल रही है या फल वालों की दुकान चल रही है। 10 लोग गिरोह बनाकर आते हैं वहां से पूरी तैयारी के साथ, लाठी डंडे लेकर के, कि आज इन सब्जी वालों की दुकान को बंद करवाना है। और यह हिंसक कार्य वह करने लगते हैं। तो इस हिंसक कार्य से दो लोगों के बीच का विवाद नहीं रहा, अब एक समूह का विवाद बन गया। तो समूह के विवाद को ही दंगा बलवा कहते हैं, सॉरी, समूह के विवाद को बलवा कहते हैं। जबकि व्यक्तिगत विवाद अगर हो छोटे मोटे तो उसे हम दंगा कह देते हैं। अब वो 10 लोग आते हैं, पूरा बाजार में तोड़फोड़ मचाते हैं, सब्जी वालों को मारते हैं पीटते हैं, फल वालों को मारते पीटते हैं, तो उन्होंने इस कार्य को बलवा के रूप में अंजाम दिया है और यह ज्यादा गंभीर अपराध और ज्यादा दंडनीय अपराध है। कैसे? बलवा के लिए पहला 5 लोग होना चाहिए, तो उसमें 10 लोग थे। दूसरा, वो निजी या सार्वजनिक दोनों स्थान पर हो सकते हैं, तो सार्वजनिक स्थान पर थे वो लोग। गैर कानूनी तरीके से हिंसक कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए थे, यह शर्त भी पूरी हो गई। यानी तीनों शर्त पूरी हो गई तो वह बलवा कहलाएगा। अब आगे समझिए, बलवा की चर्चा धारा 191 में है, जिसको हम अंग्रेजी में रॉयट कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सार्वजनिक या निजी स्थान की 5 या अधिक लोगों के द्वारा शांति भंग करने का कार्य किया जाता है। इसमें सजा कितनी है? यदि आप साधारण बलवा करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मारपीट और नुकसान पहुंचाते हैं, तो 2 वर्ष की सजा है। और यदि आप हथियार के साथ घातक हमला कर देते हैं तो 5 वर्ष तक की सजा है बलवा में। फिर इसके बाद अपराध। बलवा कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। याद रखिएगा, दंगा और बलवा दोनों ही संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर किस्म के अपराध है। भले दंगा में सजा कम है पर गंभीर अपराध है।
बलवा और दंगा दोनों ही संज्ञेय अपराध हैं, पर दोनों ही जमानती हैं, यानी पुलिस इनमें जमानत दे सकती है। गिरफ्तारी, पुलिस बिना वारंट इनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि यह संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अपराधी, बलवा में शामिल लोग सभी लोग समान रूप से दोषी होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 10 लोग थे, 10 लोग में से 2 लोग डंडे नहीं लिए थे, वो तो बस साथ में थे ऐसे ही, और 8 लोग नहीं मारा। नहीं, यदि आप उस कार्य में किसी भी हिसाब से शामिल थे और आपका आशय और उद्देश्य था उनको चोट पहुंचाना, तो आप उसके लिए दोषी माने जाएंगे। उसमें शामिल हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दंडनीय होगा। मान लीजिए कि उन 10 लोगों में से किसी एक ने किसी के सर पर डंडे से प्रहार किया और मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने प्रहार किया वह दोषी है, बल्कि वह 10 लोगों ने मिलकर हत्या की है ऐसा माना जाएगा, और उन 10 लोगों को समान रूप से दंडनीय किया जाएगा। फिर इसके बाद समान सजा, चाहे अपराध कोई करे या ना करे, यदि वो शामिल था तो सभी को समान रूप से सजा दी जाएगी। यह इसका सिद्धांत है। उदाहरण के रूप में 10 लोग हथियार लेकर बाजार में सभी दुकानें बंद करवाने लगते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? बलवा कहलाएगा। लेकिन 2 लोग आपस में छोटी मोटी बात में लड़ जाते हैं तो दंगा कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, दंगा की चर्चा धारा 194 में है, यदि 2 या अधिक लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने का कार्य करते तो दंगा है। अब सजा देखिएगा, सजा दंगा में कितनी है? मूलतः 1 माह की है और 1000 रुपए का जुर्माना है, क्योंकि ये आपस का छोटा मोटा विवाद था, इसीलिए इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाया गया। अपराध कैसा है? दंगा और बलवा हमने कहा दोनों ही संज्ञेय अपराध हैं, पर दोनों ही जमानती हैं, यानी पुलिस इनमें आपको जमानत दे सकती है। गिरफ्तारी, सीधी सी बात है कि यदि संज्ञेय अपराध है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वारंट की कोई जरूरत नहीं है। योजना, यह पूर्व नियोजित नहीं होता है और यह अचानक क्रोध होने पर या हानि होने पर हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में विवाद हुआ कीमत को लेकर, तो इसमें जो विवाद हुआ उसमें ग्राहक और सब्जी वाला पहले से योजना बनाकर नहीं आया था, बस ऐसे ही कीमत को लेकर विवाद हुआ, बात बढ़ गई और एक झगड़े का रूप ले लिया। यानी कि इसमें पहले से विवाद करने की योजना नहीं होती है। जबकि आपने बलवा में देखा है कि वो 10 लोग हथियार बंद होकर आ रहे हैं, तैयार होकर आ रहे हैं, ग्रुप बनाकर आ रहे हैं, इसलिए दंगा पहले से पूर्व नियोजित होता, माफ कीजिएगा, बलवा पहले से पूर्व नियोजित होता है, यानी बलवा की पहले से योजना बना ली जाती है। उदाहरण, दुकानदार और ग्राहक के बीच में कीमत या किसी वस्तु को लेकर के विवाद हो जाए या बहस हो जाए, उसे हम दंगा का नाम देंगे। अब समझिएगा कि बलवा या दंगा में शामिल व्यक्ति कब दंडनीय नहीं होगा। आपको पता ही है, ये 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, उस हिंसा के लिए सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार होंगे। लेकिन वो 3 स्थितियां ऐसी हैं जब वो उनमें से कोई बच सकता है, यानी दंड उसको नहीं दिया जाएगा, जिसमें उसको बचने का रास्ता है। पहला, वह भीड़ का हिस्सा नहीं था। अगर वह कोर्ट में जाकर यह साबित कर दे कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं था, जहां बलवा या दंगा हो रहा था, मैं तो उसके बगल से गुजर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसी वक्त मुझे देखा और मुझे गिरफ्तार करके ले गई, यानी मैं भीड़ का वास्तव में हिस्सा नहीं था, तो वह बच जाएगा। दूसरा, यदि उसने आत्मरक्षा में प्रहार किया हो सकता है कि वह बगल से गुजर रहा हो, रास्ता है, गुजरते वक्त उसने देखा हो कि उसके ऊपर कोई प्रहार करने वाला हो और उसने अपने बचाव में कोई प्रहार कर दिया हो, तो उसने अपनी आत्मरक्षा में प्रहार किया है। और बीएनएस का अध्याय 3 जो कि जर्नल एक्सेप्शंस यानी कि साधारण अपवाद के बारे में बात करता है, वह आपको अधिकार देता है कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखते हैं, आप अपनी रक्षा खुद से कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध नहीं है। यदि आपने आत्मरक्षा में हमला किया है तो वह प्रहार नहीं माना जाएगा। यदि वह गलती से भीड़ में चला गया हो तो भी उसे दंडनीय नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा हुआ हो कि भीड़ जुड़ी थी, दंगा हो रहा था या बलवा हो रहा था, लेकिन वो गलती से बस इसलिए गया था देखने की हुआ क्या है, यहाँ हम भी देख लें, ऐसा लोग अक्सर करते हैं। तो यदि वह गलती से भीड़ में चला गया था, उसकी कोई मंशा नहीं थी, कोई उसका आशय या उद्देश्य नहीं था, तो वह भी दंडनीय नहीं होगा। यानी पहला वो साबित कर दे कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो बगल से गुजर रहा था। दूसरा, उसने जो प्रहार किया वो आत्मरक्षा में प्रहार किया है। तीसरा, वह गलती से भीड़ में चला गया था, जबकि भीड़ में वो वास्तव में शामिल नहीं था। अगर वह ऐसा साबित कर देता है तो बलवा या दंगा के कानून के द्वारा उसको दंडनीय नहीं किया जाएगा। ठीक है, पुलिस क्या क्या कार्यवाही करती है जब दंगा या बलवा होता है,
तो अभी हम कानून की नजर से समझेंगे, फिर दंगा रोकने या बलवा रोकने के क्या उपाय होते हैं। ये आउटडोर का पार्ट है जिसको हम रॉय ड्रिल कहते हैं, यानी कि दंगा नियंत्रण अभ्यास जो कहते हैं, उसको ग्राउंड में अलग अलग फॉर्मेशन के द्वारा अभ्यास किया जाता है। अभी हम कानून की दृष्टि से देखते हैं। सर्वप्रथम पुलिस प्रभारी या मजिस्ट्रेट के आदेश पर भीड़ को तितर बितर किया जाएगा। देखिए, दंगा या बलवा में ना जो मूल रूप है वो भीड़ है। अगर भीड़ को हटा देंगे तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो पुलिस का पहला फोकस होता है कि वो मजिस्ट्रेट का आदेश ले। यदि मजिस्ट्रेट साहब नहीं उपस्थित हैं और थाना प्रभारी उपस्थित हैं तो थाना प्रभारी के आदेश पर ही वो पहले भीड़ को तितर बितर करे। भीड़ अगर टूट जाएगी तो दंगा या बलवा बंद हो जाएगा। दूसरा, भीड़ के ना मानने पर बीएनएस के धारा 129 और 130 के तहत आवश्यक बल का प्रयोग करें। यदि भीड़ फिर भी नहीं मान रही, चेतावनी देने पर कि आप लोग ये दंगा या बलवा ना कीजिए, यहाँ यह कार्य करना गैर कानूनी है, इससे लोक का व्यवस्था बढ़ रही है, यदि वह ऐसा समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो बीएनएस का धारा 129 और 130 पुलिस को पावर देता है कि वह रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स का यूज कर सकता है। किसके आदेश पर? मजिस्ट्रेट के आदेश पर या थाना प्रभारी के आदेश पर। क्योंकि अब दंगा बढ़ ही रहा है, बलवा बढ़ ही रहा है, यदि बल का प्रयोग नहीं करेगा, लाठीचार्ज नहीं करेगा तो और नुकसान होगा। इसलिए देखिए, यदि बल प्रयोग के बाद भी लोग पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं या नेता जो उसमें से है वो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है या उस जगह को नहीं छोड़ रहा है, तो पुलिस बल प्रयोग के बाद भी उस व्यक्ति को बीएनएस की धारा 172 के तहत गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये क्योंकि उसने अपराध किया है। यदि संपत्ति अपराध से जुड़ी हो तो कोर्ट के आदेश से उसकी संपत्ति भी जब्त या कुर्क कर ली जाएगी। यदि मान लीजिए कि कोई नेता है, दंगा या बलवा बार बार करवा रहा है और उसकी जुड़ी हुई जो संपत्ति है या जो घर में रखी है, उसने आधिकारिक तौर पर जो संपत्ति हो अवैध तरीके से कमाई है या अपराध से कमाई है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश सरकार कोर्ट दे सकती है। पुलिस दंगा या बलवा होने से पहले शक होने पर निवारक गिरफ्तारी भी कर सकती है। ये पुलिस का देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुलिस दंगा या बलवा होने का अगर शक है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, दंगा हो सकता है या बलवा हो सकता है, तो उसके लिए वो निवारक गिरफ्तारी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। पहले से ही गिरफ्तार करके उठा ले जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अभी अव्यवस्था फैला दोगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम कोई ना कोई अनुचित कार्य कर दोगे, इसलिए तुम्हें पहले ही हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अब देखिएगा, जनता का क्या अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जनता का आपस में मिलना जुलना या भीड़ के रूप में इकट्ठा होना अपराध ही है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसमें हिंसा और लोक अशांति शामिल ना हो। यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस इसमें आपका सहयोग करेगी, ना कि आपको गिरफ्तार करेगी। बस शर्त इतनी है कि आप हिंसक ना हो और वहां चल रही लोक अशांति को बिगाड़ें नहीं। यदि आप बिगाड़ते हैं तो फिर कानूनन आप दंडनीय होंगे। ध्यान रहे, यदि लोक अशांति यानी दंगा या बलवा रोकते समय कोई व्यक्ति पुलिस पर हमला कर देता है, यानी दंगा या बलवा रोका जा रहा है और वहां पर पुलिस पर किसी ने हमला कर दिया, तो यह गंभीर किस्म का अपराध है, संज्ञेय श्रेणी का अपराध है और बीएनएस की धारा 195 के तहत उसे मिनिमम 3 वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और कोई उसके अस्त्र शस्त्र छीन रहा है या लाठी छीन रहा है या उसी के ऊपर प्रहार कर दे रहा है, तो यह गंभीर किस्म का अपराध माना जाएगा और बीएनएस की धारा 195 से वो 3 वर्ष के लिए दंडनीय होगा। अब समझिएगा दंगा और बलवा में अंतर क्या है। अब देखिए, दंगा की चर्चा बीएनएस की धारा 194 में है, बलवा की चर्चा 191 में है। दंगा में व्यक्ति कितने होना चाहिए? मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, पहले ही बताया है। 2 लोग आपस में लड़ जाते हैं अगर सार्वजनिक स्थान पर, उसे दंगा कहते हैं। बलवा में मिनिमम 5 होना चाहिए, क्योंकि बलवा दंगा का ही बड़ा रूप है। स्थान, यह केवल सार्वजनिक स्थान पर होता है, दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर होता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों स्थान पर हो सकता है, पहले ही बताए हैं। उद्देश्य, इनका उद्देश्य लोक शांति को भंग करना है, ये छोटी मोटी अशांति को बढ़ाना है। लेकिन बलवा में आपने देखा ही था कि वो ग्रुप बनाकर, गिरोह बनाकर शस्त्र लेकर आए थे। इसका मतलब उनका उद्देश्य था हिंसा करना, डराना या धमकाना, यानी वो हिंसक रूप में आते हैं। ये दंगा हिंसक नहीं होता उतना। अब देखिए, दंगा
पूर्व नियोजित नहीं होती, यानी उसकी पूर्व में कोई योजना नहीं होती है। जैसे कि हमने बताया कि दो लोगों के, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में आपस में विवाद हुआ, तो पहले से वो लोग योजना बनाकर थोड़ी आए थे, वो तो विवाद हो गया किसी वजह से। वैसे ही बलवा पूर्व नियोजित होता है, बलवा में पूरी योजना बना के लोग आए हैं, पूरा हथियार लेकर आए हैं, तो योजना रही होगी दंगा करने की, तभी तो आए हैं। गंभीरता, यह कम गंभीर किस्म का अपराध है, हालांकि ये संज्ञेय अपराध है, और यह अधिक गंभीर किस्म का अपराध है, यह भी संज्ञेय अपराध है। दोनों में ही पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। सजा, इसमें 1 माह की सजा और 1 वर्ष का जुर्माना है, और इसमें 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा है, और 2 वर्ष की सजा साधारण बलवा में है, और 5 वर्ष की सजा यदि आप हथियार लेकर उसमें शामिल होते हैं उस पर है। यह संज्ञेय व जमानती अपराध है, यह भी संज्ञेय व जमानती अपराध है। अब ध्यान से देखिएगा, दंगा, बलवा और झगड़ा में थोड़ा सा अंतर समझिए। दंगा सार्वजनिक स्थान पर 2 लोगों के द्वारा किया जाता है, बस दंगा के लिए 2 ही शर्त जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर 2 लोग लड़ जाएं, दंगा है, ज्यादा हिंसा ना हो तो। यदि उसी सार्वजनिक स्थान पर मिनिमम 5 लोग लड़ने लगे तो उसी को हम बलवा कहते हैं। उसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर 5 लोग ग्रुप बनाकर आ जाएं तो वह बलवा बन जाएगा। लेकिन सार्वजनिक या निजी स्थान पर 5 लोग हों तो बलवा बनेगा। लेकिन क्या हो कि निजी स्थान पर 5 लोग ना हो, 2 ही लोग हों, तो फिर क्या बनेगा? बलवा बनने के लिए तो निजी स्थान होना जरूरी है, लेकिन 5 लोग होना जरूरी है। तो निजी स्थान तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 ही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दंगा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि दंगा हमेशा सार्वजनिक स्थान पर होता है। बलवा बन नहीं पा रहा क्योंकि बलवा के लिए मिनिमम 5 लोग जरूरी हैं, 5 हो नहीं पा रहे, तो इसको हम साधारण झगड़ा या विवाद कहेंगे। यदि निजी स्थान पर 2, 3, 4 लोग लड़ जाते हैं, 4 तक, यदि वो 5 लोग लड़ जाएंगे तो 5 लोग लगते ही निजी स्थान पर भी वो क्या बन जाएगा? बलवा, जिसकी चर्चा 191 में। अब देखिए बलवा जो दंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दंगा ज्यादा व्यवहारिक और प्रचलित शब्द है, इसलिए दंगा लोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में सिख दंगा, भागलपुर दंगा, मुंबई दंगा, गुजरात दंगा ये दंगा नहीं है, ये एक्चुअल में बलवा है। आपको शर्त देखना है, देख लीजिए, दंगा होने के लिए तो 2 ही लोग होना चाहिए ना, सार्वजनिक स्थान होना चाहिए, ज्यादा हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिख दंगा हो या भागलपुर दंगा हो, इनमें 2 लोग से तो ज्यादा थे, सार्वजनिक स्थान भी था और साथ में हिंसा भी बहुत ज्यादा थी। बलवा होने के लिए क्या चाहिए? सार्वजनिक स्थान होना चाहिए, निजी स्थान भी हो सकता है, और मिनिमम 5 लोग होना चाहिए। तो इन सब में 5 से तो ज्यादा ही लोग थे ना, और हिंसा तो पूरा भर भर के हुई है। भागलपुर का गोभी कांड हो या मुंबई का दंगा हो या गुजरात गोधरा का कांड हो या फिर सिख दंगा हो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के समय, यह सब दंगा नहीं है, यह सब बलवा है। और इन पर कानूनी रूप से जो कानून में सजा दी गई है ऐसा करने वालों को, वो बलवा के कानून के अंतर्गत दी गई है, ना कि दंगा के कानून के अंतर्गत। लोग दंगा ज्यादा व्यवहारिक शब्द है इसलिए बोल देते हैं सिख दंगा, जबकि वो वास्तव में है सिख बलवा, क्योंकि ये ज्यादा हिंसक और बड़ा रूप था। अब देखिएगा यहाँ एक और छोटी सी चीज समझ लीजिए, पुलिस द्वारा दंगा या बलवा नियंत्रण की विधि कौन कौन सी है? तो दंगा नियंत्रण की पुलिस द्वारा 2 ही विधि अपनाई जाती है। पहली है दमनकारी पॉलिसी यानी कि सप्रेसिव पॉलिसी, और दूसरी है निरोधक नीति यानी कि पुनिटिव पॉलिसी। अब देखिए यदि दंगा या बलवा हो रहा हो, चल रहा है, तो उस टाइम पे पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस टाइम पे दमनकारी नीति अपनाएगी, यानी कैसे भी करके दंगा या बलवा को समाप्त करने का प्रयास करेगी। उसके लिए सबसे पहले चेतावनी, फिर आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी, और अंत में बुलेट फायर कर दी जाती है यदि नहीं मानते हैं। यानी कि अंतिम रिसोर्ट के रूप में हम क्या रखते हैं? राइफल की फायरिंग रखते हैं। दूसरा है, तो ये नीति तब हुई जब दंगा या बलवा चल ही रहा हो। जब हो रहा है तो उस टाइम पे अब क्या इंतजार करेंगे हम? उस टाइम पे तो हम फोर्स का यूज करके और दंगे और बलवे को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब होने वाला हो, जब दंगा या बलवा होने वाला हो, तो हम निरोधक नीति अपनाते हैं, यानी उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? यानी दंगा या बलवा होने वाला है अगर मान लीजिए और हमें शक हो गया, तो हम पहले वहां का जो नेता है या मुखिया है उसे गिरफ्तार कर लेंगे, डिटेन करके रख लेंगे। यदि नेता ही नहीं रहेगा तो वो रुक जाएगी भीड़। दूसरा, बॉन्ड भरवा लेते हैं। कई बार दंगा या बलवा करने वाले जो लोग होते हैं उससे पुलिस या कोर्ट बॉन्ड भरवा लेती है कि आप 1 साल तक ऐसा काम नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी ये संपत्ति जब्त करवा ली जाएगी, आपका इतना पैसा भरना होगा, आपको इतनी सजा अतिरिक्त काटनी होगी। तो ऐसा बॉन्ड भरवा के भी और निरोधक नीति के द्वारा भी पुलिस दंगा या बलवा को रोक सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का PDF लिंक में है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।